हम इस वीडियो में जानेंगे ज्योमेट्रिकल शेप्स और ऑर्गेनिक शेप्स में डिफरेंस क्या होता है। हमने लास्ट वीडियो में देखा था चौकोन, आयत, चौकोन, त्रिकोण और गोल, ये ज्योमेट्रिकल शेप्स है। ओके, ऑर्गेनिक शेप्स क्या होते हैं? ऑर्गेनिक शेप्स क्या हो सकते हैं? ओके, ऑर्गेनिक शेप्स होते हैं समुद्र की लाटा, उसके अंदर पानी एक ही रहता है लेकिन हर एक वेव अलग होती है। ऑर्गेनिक शेप्स पेड़ के पत्ते, हर पत्ते एक जैसे नहीं होते, हर पत्ता डिफरेंट कलर का और डिफरेंट शेड का रहता है। आप उसे ढंग से ऑब्जर्वेशन में लाओ तो। ओके, तो पेड़ का पत्ता, बादल्स, ओके, बादल्स, बादल भी हर कोई बादल अलग 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 तरीके से दिखता है, अलग 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 तरीके से होता है। तो बादल एक वो शेप आता है, ऑर्गेनिक शेप में बादल भी काउंट होता है। तो ऐसे शेप्स जो नेचर बनाता है, ऐसे शेप्स जो नेचर से आते हैं, जैसे कि एक स्टोन हो गया, जैसे शेप जो नेचर बनाता है, जैसे कि स्टोन हो गया, जैसे बारिश के गिरते हुए बूंदे हो गई, हर शेप अलग रहता है। ओके, जो चीज नेचर बनाता है वो ऑर्गेनिक शेप में आती है। और ऑर्गेनिक शेप की खासियत क्या रहती है कि ऑर्गेनिक जो शेप है वो बहुत सारे ज्योमेट्रिकल शेप का मिक्सचर रहता है। ओके, ये सब प्लस होके, ये सब प्लस होके इधर आते हैं और इनमें से एक ज्योमेट्रिकल शेप बनता है। तो आप इसमें से देखोगे, ढंग से देखोगे, तो आप इधर ऐसा एक शेप आयत बना सकते हो, इधर एक ऐसा त्रिकोण बना सकते हो, इधर एक ऐसा त्रिकोण बना सकते हो और फिर इसको कर्व ऐड कर सकते हो। बताने की कोशिश क्या है कि ज्योमेट्रिकल शेप से मिलाकर, बहुत सारे शेप मिलाकर एक ऑर्गेनिक शेप बनता है। ओके, मतलब ऑर्गेनिक शेप वैसा ही होता है। तो ये हो गया इन दोनों शेप में से डिफरेंस। तो अभी ज्योमेट्रिकल शेप से हमने बहुत सारे एग्जांपल्स देखे। हमने देखा माचिस बॉक्स देखा, हमने टेबल देखा। तो हम एक क्या बोल सकते हैं, हम एक फ्लावर पॉट देखते हैं, नहीं तो हथौड़ी देखते हैं हम एक, चलो हथौड़ी। बहुत सारे ज्योमेट्रिकल शेप मिला के एक हथौड़ी ड्रॉ करते हैं। ओके, तो पहला आएगा एक सर्कल। ओके, उसके बाद छोटा सर्कल। ओके, सॉरी, सिलेंडर। उसके बाद एक त्रिकोण, इससे ऐसा साइज का, ऐसा त्रिकोण जो थोड़ा नीचे की तरफ झुका हुआ है। ओके, इसके बीच में एक ऐसा सर्कल आ सकता है और ऐसा है, ऐसा समथिंग लाइक ऐसा आएगा वो। ओके, तो इसके नीचे ऐसा वाला पोर्शन और फिर वो डंडा। हम इस डंडे पे काम नहीं करने वाले, हम बस ऊपर का पोर्शन। अभी ये हो गए बेसिक शेप्स, एक सर्कल, एक सिलेंडर, एक गोल, नहीं तो चौकोन और एक त्रिकोण। ओके, तो ये बेसिक शेप लेकर हम इसको अभी थोड़े से कर्व ऐड करेंगे। ओके, तो ये हो गया ऐसा, ये हो गया ऐसा। ओके, हमें रफ स्केच बना रहे, कोई ये नहीं है, क्या बोलते हैं उसको, रियलिस्टिक वर्क नहीं है, या कोई ये हाइपर रियलिस्टिक पेंटिंग नहीं है, पेन स्केच है और रफ काम कर रहे हैं हम। ओके, अ, ओके, तो अभी हमने क्या किया, ये सारे शेप को मिलाकर एक हथौड़े के आकार का एक शेप बना दिया
कि जैसे आकार का हथौड़ा हो सकता है। ओके? पता नहीं ये किस तरह का हथौड़ा है। हाँ, ओके? ये हो गया, इतना क्लियर हो गया? तो अभी सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट आता है इसमें, सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट। बेसिक शेप को आप मिलाया, एंगल, लाइन, प्रोपोर्शन सब ठीक किया, तो इसके बाद आता है वैल्यू। वैल्यू एक ऐसा पार्ट है जो तुम्हारे आर्ट को 80 से 90% इंक्रीज करता है डायरेक्टली। तुम्हें उसमें ना हथौड़े का टेक्सचर डालो, ना तुम उसमें कुछ भी मत डालो, बस वैल्यूज़ ऐड करो। तो वैल्यूज़ वो कौन से भी कलर्स में हो सकते हैं, ब्लैक कलर में डालो, ब्लू कलर में डालो, ग्रीन कलर में डालो, येलो कलर में डालो, कौन से भी कलर में वैल्यूज़ डालो। वैल्यूज़ डालोगे तो हथौड़ा-हथौड़ा लगेगा। मोनोक्रोम पेंटिंग्स की प्रैक्टिस करोगे तो वैल्यू की अंडरस्टैंडिंग 100 से 80% आपकी बढ़ जाएँगी। ओके? मोनोक्रोम पेंटिंग्स की प्रैक्टिस करूँगी और कभी भी वैल्यूज़ को आपको ऐड करना है, कौन-सा भी कलर रहने दो, वाटर कलर, एक्रिलिक कलर, पेंसिल, सॉफ्ट पेस्टल, ऑयल पेस्टल, कौन से भी कलर रहने दो। आप वैल्यूज़ की प्रैक्टिस कर रहे हो और कोई भी कलर रहने दो, आपको लाइट टू डार्क जाना है, डार्क टू लाइट ज़रा भी नहीं जाना। डार्क टू लाइट जाओगे तो लग गए, आप उतना वैल्यूज़ की अंडरस्टैंडिंग नहीं रख पाओगे। जैसे कि अभी एक पोर्शन है, इसने हम मैक्सिमम डार्क हमको दिख रहा है और हमने मैक्सिमम डार्क कर दिया और इससे भी ज़्यादा इधर है और हर चीज़ की एक कैपेसिटी होती है। तुम पेंसिल से काम करो, अलग लेवल की डार्कनेस निकलेगी। तुम चारकोल से काम करो, अलग लेवल की डार्कनेस निकलेगी। तुम एक्रिलिक से काम करो, अलग लेवल की हर चीज़ की लिमिटेशन होती है, ओके? वो हर चीज़ अपने-अपने लिमिटेशन में काम करती है। अभी मैंने ये जो लाइन मारी, ये लाइन मैंने क्या समझकर मारी है, क्या पता करके मारी। उस लाइन में मेरे को ऐसा क्या दिखा इसलिए मैंने वो लाइन मारी। वो लाइन है, इधर वाला पोर्शन जो डार्कर है और इधर वाला पोर्शन वो लाइटर है। इसे तुम इन दोनों डार्कनेस और लाइटनेस में से डिवाइडेशन करने वाली लाइन, टर्मिनेटर लाइन इसे बोल सकते हो। ओके? आपको कैरोस्क्यूरो टेक्निक पता होगी, तो इसको बारे में हम जान लेंगे, पता चल जाएगा। कैरोस्क्यूरो टेक्निक में भी वही रहता है कि जो ऑब्जेक्ट रहता है, उसमें डायरेक्टली डार्कनेस और डायरेक्टली लाइटनेस होती है। हम बस अब इसको 2 ही टोन में कन्वर्ट करेंगे। हम ज़्यादा काम नहीं करेंगे। 2 टोन में हम इसे कन्वर्ट करेंगे। एक साइड डार्क और एक साइड लाइट। देने लगा, हथौड़े जैसा फीलिंग देने लगा या नहीं? हैमर जैसे लगने लगा? बस तुम्हें जो भी तुम स्केच की प्रैक्टिस कर रहे हो, स्केचिंग की प्रैक्टिस कर रहे हो, तो उसमें से तुमको हैमर वाली फीलिंग मतलब जो तुम बना रहे हो, उसकी बस तुम्हें फीलिंग लानी है। तुमको बस उसको फ़ील करना है। समझ रहे हो ना? बस फ़ील मतलब एप्पल बनाए तो एप्पल लगना माँगता है, वो पाइनएप्पल नहीं लगना माँगता। उसे बोलते हैं फ़ील लाना, ओके? आप एप्पल बना रहे हो और मौसम्बी लग रहा है, तो गलत है। तो वैल्यू भी उस जगह पर गलत है, सब चीज़ गलत है उस जगह पर। हम क्या कर रहे हैं इसको 2 टोन में कन्वर्ट कर रहे हैं, ओके? और पेंसिल को घिसना नहीं है ऐसा, घिसना नहीं है, उठा-उठा के यूज़ करना है। नहीं तो घिस भी रहे हो तो एकदम हल्के हाथ से, दूर पकड़ना है, ग्रिप के बारे में बताऊँगा मैं, दूर पकड़ना है उसे और फिर काम करना है, ओके? उससे क्या होगा कि आपका जो वैल्यू का है और पेपर का जो टेक्सचर है, वो दोनों भी सही रहेगा। दे रहा है, हैमर जैसा फीलिंग दे रहा है, ओके? बेसिक शेप से हमने बस एक हैमर बनाया,
अभी ऑर्गेनिक शेप में क्या-क्या रहता है? ऑर्गेनिक शेप में क्या-क्या रहता है? ओके? तो ऑर्गेनिक शेप में हम बनाएँगे एक ट्री, ओके? ट्री एक ऑर्गेनिक शेप है, ओके? अभी बचपन से हमको ट्री का एक सिंबल बना के रखा है कि एक सिलेंडर, उसके ऊपर ऐसा, 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 ऐसा सिंबल बना के रखा है। हर चीज़ का सिंबल है। ट्री का सिंबल है, आपको बताता हूँ बादल का सिंबल है। बादल रियलिटी में ऐसे होते ही नहीं। आप देखोगे तो बादल का जो स दिखने का तरीका है वो हमेशा अलग-अलग, अलग-अलग रहता है। बादल रियलिटी में ऐसे कभी हो ही नहीं सकते। एक शेप में बादल कभी हो नहीं सकते। हमारे दिमाग में वो बैठा है बूँदे, बूँदों का शेप ऐसा ही होगा। वो दिमाग में बैठा के रखा है। तो जो ऑर्गेनिक शेप रहते हैं, उसकी हम स्टडी करेंगे, तो हमें नेचर में जो भी अजीब तरह के शेप है, जो बहुत सारे ज्योमेट्रिकल शेप से मिलकर जो शेप बने जैसे ट्री, बादल, बूँदें या समुंदर की लाटें या पत्थर, पत्ते, जो भी चीज़ें बनी हैं, बहुत सारे ज्योमेट्रिकल शेप से मिलकर एक ऑर्गेनिक जो शेप बना है, वो आपको दिखना चालू होगा। जैसे कि एक ट्री ले रहे, ओके? जैसे कि एक ट्री ले रहे हैं हम, तो वो उस ट्री में कौन-कौन से शेप हो सकते हैं। लेकिन जो कुछ भी शेप होंगे, तो वो ऑर्गेनिक ही होंगे, ओके? वो ज्योमेट्रिकल नहीं होंगे, ओके? वो ऑर्गेनिक होंगे, वो ज्योमेट्रिकल नहीं होंगे। जैसे कि हमने एक ट्री लिया, ओके? एक सिलेंडर लिया, हम ऑर्गेनिक शेप को ड्रॉ कर रहे हैं, लेकिन ज्योमेट्रिकल शेप से बहुत सारे ज्योमेट्रिकल शेप्स ऐड करके हमने इसमें मैक्सिमम 2, 3, 4, 5 ज्योमेट्रिकल शेप्स ऐड किए होंगे। इसमें हमको बहुत ज़्यादा करने पड़ते हैं और हमारा पावर ऑफ अंडरस्टैंडिंग बदल जाता है, समझने का तरीका चेंज होता है। अभी एक ट्रायंगल मार दिया ऊपर, ये हो गया हमारा क्रिसमस ट्री, इसके ऊपर स्टार और बन गया एक क्रिसमस ट्री। लेकिन रियलिटी में ऐसा रहता है, आप देख रहे होंगे कि मैंने जो शुरुआती के लाइन्स डाले हैं, वो लाइन्स मैंने एकदम हल्के हाथ से डाले, मतलब एकदम सिंपल हाथ से, उसके ऊपर ज़्यादा प्रेशर नहीं। इसके मुकाबले ये जो लाइन्स है वो आपको कम दिख रही रहेंगी। ये जो लाइन्स है आपको कम क्लियर विज़िबल हो रही रहेंगी। ऐसा क्यों? क्योंकि जो बाद में मैं जो आर्ट वर्क डालने वाला हूँ इसके ऊपर, वो अच्छे से दिखे, अच्छे से बाहर आए और ये लाइन्स ज़्यादा डिस्टर्ब ना करें, ओके? इसलिए जो भी तुमको काम करना रहता है, जभी भी तुमको काम करना रहता है, तो कोई भी काम करना रहता है, तो तुम्हें क्या करना है, सबसे पहले उसको ये करना है, हल्के हाथ से काम करना है। हल्के बोले तो कम प्रेशर में काम करना है। कम प्रेशर में काम करोगे, तो तुम्हारा जो आर्ट वर्क है, वो ज़्यादा क्लियर दिखना शुरू होगा। अभी मैं ये जो ले रहा हूँ, ये एजेस ले रहा हूँ। इसके ऊपर कर्व ऐड कर रहा हूँ, ओके? इसके ऊपर क्या कर रहा हूँ, कर्व्स ऐड कर रहा हूँ। उस कर्व से क्या होगा कि मेरा जो आर्ट वर्क है, वो ज़्यादा रियलिस्टिक लगेगा या ज़्यादा अच्छा लगेगा, ओके? अभी इसके ऊपर जो इसका शेप है, अभी ऐसा शेप होगा, ओके? अभी मैं डायरेक्ट क्यों बना रहा हूँ कि मुझे आदत पड़ गई है, मेरे हाथ उसके ऊपर बैठ गए। नहीं तो ऐसा एक ज्योमेट्रिकल शेप, ऐसा, ऐसा एक ज्योमेट्रिकल शेप, ऐसा, ऐसा एक ज्योमेट्रिकल शेप, ऐसा, फिर ऐसा एक ज्योमेट्रिकल शेप, फिर ऐसा, फिर ऐसा, फिर ऐसा, ओके? ये
सारे ज्योमेट्रिकल शेप जॉइन करके एक ट्री का व्यू दे देंगे। ओके, अभी बहुत गिचमिड काला दिख रहा रहेगा, लेकिन बाद में इसका आउटपुट कुछ अलग आएगा। ओके, अभी हम इसके ऊपर शेड करेंगे, वैल्यूज ऐड करेंगे। अभी मैं डार्क टू लाइट नहीं जा रहा हूँ, सॉरी, डार्क टू लाइट नहीं जा रहा हूँ, लाइट टू डार्क जा रहा हूँ। ओके, मैंने जैसे वाटर कलर को वॉश मारते, क्यों मारते वाटर कलर को वॉश? क्योंकि पेपर जो है, ओके, जो पेपर है उसको न्यूट्रल करने के लिए। नेचर में तुम लोग देखोगे तो हर जगह तुम्हें बहुत सारे कौन से शेप दिखेंगे, कौन से कलर दिखेंगे? न्यूट्रल कलर दिखेंगे। न्यूट्रल कलर माने क्या कि पेस्टल कलर्स। आप ओल्ड मास्टर के आर्ट वर्क देखोगे तो उसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा पेस्टल्स कलर दिखाई देंगे। आपको उनमें कभी भी वाइब्रेंट चटपटा मतलब लैंडस्केप बनाए हो या पोर्ट्रेट में भी तुम्हें न्यूट्रल कलर ज़्यादा यूज़ करने हैं। ओके, पावर ऑफ न्यूट्रल कलर बहुत खतरनाक काम करता है न्यूट्रल कलर। न्यूट्रल कलर से क्या होता है कि तुम्हारा जो आर्ट वर्क है वो बहुत बेहतर दिखने लगता है। उसमें ज़्यादा रियलिस्टिक टच आने लगता है। इसलिए न्यूट्रल कलर यूज़ करना बहुत ज़रूरी है। हम बात कर रहे थे इसका, मैं जो है उसको न्यूट्रल कर रहा हूँ, और न्यूट्रल करने से भी क्या होता है, वैल्यू की अंडरस्टैंडिंग, जो मैंने अभी यहाँ पर ज्योमेट्रिकल शेप बनाए थे ना, ये दिख रहे हैं? उनके अंदर ही मैं ये भर रहा हूँ। तो इससे क्या होती है, वैल्यू की अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा बढ़ती है। ओके, न्यूट्रल पेपर होने से वैल्यू की अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा बढ़ती है। और मैं ये पेन से काम क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि मैं जो आर्ट वर्क बना रहा हूँ वो कैमरे में अच्छे से दिखे, इसलिए मैं इसके ऊपर पेन से वर्क कर रहा हूँ। ओके, अब देख रहे हो मैं हल्लो-हल्लो उसको डार्कर टोन ऐड कर रहा हूँ। अभी ये जो लाइन दिख रही और ये जो लाइन दिख रही, ये शार्प लाइन है। हमको कभी भी शार्प लाइन्स, ड्राइंग को सिंप्लीफिकेशन करते वक़्त ये शार्प लाइन्स क्यों लेनी पड़ती है? क्योंकि शार्प लाइन्स को कर्व लाइन्स के मुकाबले काउंट करना आसान होता है। ओके? शार्प लाइन्स को कर्व लाइन्स के मुकाबले काउंट करना आसान होता है। तुम्हें जो शार्प लाइन्स है वो काउंट करने में आसानी जाती है कर्व लाइन के मुकाबले। एक सर्कल लिया, ऐसा एक सर्कल है। इसका तुम ये डायामीटर काउंट करने में तुम्हें दिक्कत होगी, लेकिन ये लाइन है, तो बता सकते हो भाई ये 2 इंच का है, ओके? 2 इंच का है, बराबर 2 इंच से थोड़ा-सा कम है, लेकिन एक आस-पास तुमने इसका मेज़रमेंट या इसका स्केल बता दिया, तो यही तरीका होता है अच्छे से मेज़र करने का तुम्हारा आर्ट वर्क, और यही तरीका रहता है अच्छे से कंपोज़ करने का तुम्हारा आर्ट वर्क, ओके? तुमको ये समझ में आना चाहिए कि स्ट्रेट लाइन में आर्ट वर्क जो है, वो अभी मैं शेप ले रहा हूँ। शेप लेने के बाद उसको एक लाइन्स में कन्वर्ट कर रहा हूँ। आपने देखा मैं शेप लिया, फिर उसको मैं लाइन्स में कन्वर्ट कर रहा हूँ। एक ऑर्गेनिक शेप बन रहा है। अभी ऑर्गेनिक शेप एक ऐसा बन रहा है। इस शेप को मैं लाइन्स में कन्वर्ट करके इसमें वैल्यूज़ ऐड कर रहा हूँ। ओके? अभी हालाँकि ये पेड़ कौन-सा है पता नहीं, इमेजिनेशन से बना रहा हूँ। अभी जो भी प्रैक्टिस हम कर रहे हैं या जो भी प्रैक्टिस हम बता रहे हैं या जो भी प्रैक्टिस कि हम समझ कर रहे हैं, आपको अभी पेड़ बना रहा है, अभी मैं इमेजिनेशन से पेड़ बना रहा है, क्यों बना रहा हूँ? मैं बचपन से बहुत सारे पेड़ बना चुका हूँ, ओके? तुम जितना ज़्यादा आर्ट वर्क बनाओगे एक ही चीज़ का, तो उसको तुम उतना बिना देखे या इमेजिनेशन से बना सकते हो। एक एक्सरसाइज़ ले लो कि तुम्हें एक बर्ड बनाना है या एक फ्रूट बनाना है, समझ इमेजिन से, या एक बर्ड बनाना है या एक ट्री बनाना है, तो उस ट्री के या उस बर्ड के या उस फ्रूट के हफ्ते में, सॉरी, दिन में 7 के स्केचेस बनाओ, और ऐसा 7 दिन कंटिन्यू करो। तुम्हें दिखने में आएगा कि 8वें 9वें दिन तुम्हें उस ड्राइंग को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ रही, तुम्हें वो याद होते जा रहा है। तुम्हारे दिमाग में वो बैठ गया है कि अभी मैं उसको डायरेक्टली
ड्रॉ कर सकता हूँ। देख रहे हो डार्कनेस और लाइटनेस की अंडरस्टैंडिंग की वज़ह से आर्ट वर्क कितना यूनिक लगने लगा है, कितना आसान लगने लगा है। ओके? अपन इसको बस 2 ही शेप में कन्वर्ट करेंगे, कोई रियलिस्टिक आर्ट वर्क नहीं, बस फॉर्म डालेंगे इसका फॉर्म। तो ये रहता है अंडरस्टैंडिंग पावर। अभी कौन-सा टूल है या कौन-सा पेपर है या कौन-सा कलर है या कौन-सी पेंसिल है, वो मैटर ही नहीं करती। ओके? क्या रहता है आई हैंड कोऑर्डिनेशन। तुम जो देख रहे हो उसको बना पाना, बहुत ज़बरदस्त स्किल है। तुम्हें जो दिख रहा है वो तुम्हें बना नहीं पा रहे, इसका मतलब क्या कि तुम्हारा ऑब्ज़र्वेशन खराब है। तुम ऑब्ज़र्वेशन को समझ नहीं पा रहे हो, ओके? तुम्हारा ऑब्ज़र्वेशन बहुत ही खराब है, इसलिए तुमको जो दिख रहा है, वो तुम बना नहीं पा रहे हो, ओके? अभी तुम्हें क्या-क्या दिख सकता है, तुम्हें आजू-बाजू, वो तुम्हें सब बनाना है। लाइव स्टडी करना एक बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट रहता है तुम्हारे आर्ट वर्क का। तुम लाइव स्टडी कर ही नहीं पा रहे हो, तो तुम कभी ग्रोथ नहीं कर पाओगे, ओके? किस लिए? कि लाइव स्टडी करने के लिए, ओके? तुमने बहुत सारे आर्टिस्ट को देखा रहेगा, वो ट्यूटोरियल ओपन करते और उसमें वो दिखाते, भाई मैंने मोबाइल में एक फ़ोटो लिया और उस फ़ोटो को ज़ूम कर रहा है, ज़ूम आउट कर रहा है, ज़ूम कर रहा है, ज़ूम आउट कर रहा है और ऐसा सब करके वो उसका आउटपुट निकाल रहा है और आप भी वैसा करोगे और आपका भी आउटपुट शायद से निकल जाए। ओके, मैं शायद से क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि निकलना बड़ा मुश्किल है, लेकिन शायद से निकल जाए और फिर उसके आगे का क्या? बाद में आप क्या करोगे? किसी को पढ़ाना होगा तो हर कोई आपका स्टूडेंट, छोटे-छोटे बच्चे क्या मोबाइल लेके आएँगे? नहीं ना? और प्रैक्टिकल थिंग्स होना चाहिए। इसलिए मैं बेसिक शेप्स को लेके काम कर रहा हूँ, वैल्यू को ज़्यादा इम्पोर्टेंट दे रहा हूँ, क्योंकि वैल्यू के बिना तुम्हारा आर्ट वर्क बनना पॉसिबल नहीं है। बिना वैल्यू के आर्ट वर्क में ज़िंदापन लाना पॉसिबल नहीं है। ओके? ये दिखने लगा है ट्री जैसा? कुछ ट्री वाला फीलिंग आ रहा है इसमें? बस, अभी इससे अच्छा बना सकता हूँ, लेकिन इस वीडियो के लिए ये इतना बस हो गया। हम आगे इसमें और अब एजेस लेना सिखाएँगे। आउटलाइन और एजेस में का डिफरेंट बताऊँगा। अभी ये जो आर्ट वर्क है, ये आर्ट वर्क है। हमने सिंपल शेप्स और बहुत सारे शेप्स को मिलाकर एक आर्ट वर्क बनाया। लेकिन इससे थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट तरीका और एजेस लेने का तरीका वो सिखाऊँगा। मतलब एजेस क्या होते हैं? वो भी बेसिक शेप से हम डायरेक्टली ऑर्गेनिक शेप को ट्राई करने की कोशिश करते, तो हम एजेस लेना सीखेंगे और ऑर्गेनिक शेप और बेसिक शेप को कैसा उसमें इस्तेमाल करना है और कैसा उसको देखना है, विज़ुअलाइज़ेशन बढ़ाएँगे। हम उसकी नेक्स्ट वीडियो में प्रैक्टिस करेंगे।